नमस्कार दोस्तों, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के हिंदी एलपीटी के लिए हम आज 9वां मॉक करेंगे और इससे पहले ही हम 8 मॉक कर चुके हैं। तो अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम अनसीन पैसेज करेंगे, अपठित गद्यांश और ईडियम्स करेंगे यानी मुहावरे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है आपके सामने गद्यांश, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, आप यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो ये था आपका गद्यांश और ये रहे आपके उस गद्यांश पे आधारित क्वेश्चंस। तो आप इनको पढ़ के सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं आपको सही क्वेश्चन बताऊंगा। तो अब आप लिखना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्त, यहाँ पे आपका पहला सवाल है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष का पद संभालना एक कठिन परीक्षा क्यों थी? तो ये पूछा है आपसे। चलिए देखते हैं गद्यांश में क्या है इसका उत्तर। तो अब हम इस पैसेज की के शुरुआत में आ चुके हैं और यहाँ पे लिखा है, सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन ने सन 1919 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। यह उनके लिए कठिन परीक्षा थी। तो यहाँ पे हमें अपना कीवर्ड मिल चुका है। कठिन परीक्षा थी क्योंकि वे म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन तो थे, लेकिन अंग्रेज़ों का इतना रौब और दबदबा था कि सामान्य भारतीय के लिए उनके बीच काम करना कठिन था। तो ये है आपका आंसर। उनके लिए आप यहाँ पे उनका नाम डाल दीजिएगा। स्वतंत्रता सेनानी राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के लिए यह कार्य कठिन परीक्षा के समान था क्योंकि वे म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन तो थे, लेकिन अंग्रेज़ों का काफ़ी रौब और दबदबा था उस समय पे, तो जिसके कारण सामान्य भारतीयों के लिए उनके बीच काम करना कठिन था। तो ये था इस सवाल का जवाब। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो दूसरा सवाल कह रहा है कि टंडन जी ने फौजी छावनी के अधिकारी को किस विषय में नोटिस भेजा? तो चलिए आइए गद्यांश में देखते हैं इसका आंसर। तो अब हम गद्यांश में हैं और अगर हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें, कार्यभार संभालते ही, तो कार्यभार संभालते ही टंडन जी ने देखा कि फौजी छावनी वाले पानी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन कर नहीं दे रहे हैं, कर यानी जो उसका रेंट है वो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने फौजी छावनी के अधिकारी को यह नोटिस भेजा कि यदि 1 माह के भीतर कर नहीं जमा किया यानी टैक्स जमा नहीं किया तो उन्हें पानी देना बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल चुका है। तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा कि उन्होंने इस विषय में नोटिस भेजा कि यदि वो फौजी छावनी वाले अधिकारी ने 1 माह के भीतर पानी का कर जो जमा नहीं किया तो उनके पानी का कनेक्शन जो है बंद कर दिया जाएगा। तो ये था इस सवाल का जवाब। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि छावनी के पानी का कनेक्शन काटने के अंतिम दिन क्या हुआ था? तो चलिए आइए देखते हैं। तो अब हम गद्यांश में हैं और अगर हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें तो यहाँ पे लिखा है, छावनी के पानी का कनेक्शन काटने के अंतिम दिन कई फौजी अधिकारी म्युनिसिपल बोर्ड के दफ्तर में पहुंचे और उनमें से वरिष्ठ अधिकारी ने टंडन जी से कहा कि आप छावनी का पानी बंद नहीं कर सकते। तो टंडन जी ने शांत स्वभाव से कहा कि यदि आज कर नहीं जमा किया गया तो कल पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का इतना आंसर बनेगा। आप चाहें तो और आगे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ आगे लिखा है कि अधिकारी क्रोध में चीखा चिल्लाया लेकिन टंडन जी अविचलित रहे। तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक बन सकता है या यहाँ तक बन सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, निम्नलिखित वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ पे लिखा है, टंडन जी की डैश और डैश देखकर सभी लोग विस्मित थे। तो चलिए आइए गद्यांश में देखते हैं। तो यहाँ पे हम गद्यांश की जो आखिरी लाइन है वहाँ पे हैं, यहाँ से आखिरी लाइन। तो यहाँ पे लिखा है कि टंडन जी की धीरता और दृढ़ता देखकर सभी लोग विस्मित थे। तो इसका ये डायरेक्ट जवाब बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है।
तो आगे हमसे मुहावरे पूछें, तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट कर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ नीचे मुहावरे लिखे हैं, तो चलिए नज़र डालते हैं इन पे। तो पहला मुहावरा आपसे पूछा है चांद पर थूकना। तो इसका जो है अर्थ बनेगा कि निर्दोष को दोषी ठहराना, तो किसी मासूम को उस पर इल्ज़ाम लगाना। तो इसका जैसे अब वाक्य कैसे बन सकता है, तो वाक्य कुछ ऐसे बन सकता है कि ईमानदार व्यक्ति जो है उस पे बेईमानी का आरोप लगाना चांद पे थूकना समान है, ऐसे लिख सकते हैं। या दूसरा सेंटेंस बन सकता है कि सत्य बोलने वाले व्यक्ति पे असत्य बोलने का आरोप लगाना भी चांद पर थूकने के समान है। तो ये कुछ सेंटेंस बन सकते हैं, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो चलिए अगला मुहावरा देखते हैं। अगला मुहावरा है हमारे पास अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका सीधा सीधा अर्थ बन जाएगा कि अपना काम निकालना, अपना काम निकालना, अपना काम निकालना, ये बनेगा इसका अर्थ। और इसका सेंटेंस क्या बनेगा, तो आप लिख सकते हैं कि नेता जो है वो विकास का वादा करके अपना उल्लू सीधा करवा लेते हैं, मतलब वोट ले लेते हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या आपके मन में जो है आप वो लिख सकते हैं। और आगे हम देखें तो यहाँ पे तीसरा मुहावरा हमसे पूछा है हथेली पर सरसों उगाना। हथेली पर सरसों उगाना, तो इस मुहावरे का अर्थ होता है असंभव कार्य को संभव करके बताना। असंभव काम को संभव करना, संभव करना। तो आप इसके सेंटेंस में लिख सकते हैं कि कल के मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने हारता मैच जिता दिया, जो सरसों हथेली पर सरसों उगाने जैसा था। तो आप अपने मन से कोई भी सेंटेंस ऐसा लिख सकते हैं। इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया इन तीनों का, तो आप सेंटेंस अपने मन से लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको करिएगा। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची बताएं। ये दो मैंने शब्द यहाँ पे लिखे हैं, आपको इसके पर्यायवाची शब्द बताने हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इन दो शब्द के क्या पर्यायवाची बन सकते हैं। आप दो से ज़्यादा भी बता दीजिएगा, तो उससे आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होगी। तो ये था आज का सेशन। और फाइनली मैं ऐड कर दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए। और आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।